नमस्कार विद्यार्थियों, संभव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं बबीता कासनिया हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं। आज हम करने वाले हैं शब्दकोश और साहित्य कोश। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है। पिछली बार आरपीएससी की फर्स्ट ग्रेड में ये क्वेश्चन आया था। 2 क्वेश्चन शब्दकोश से संबंधित आए थे कि शब्दकोश में इस जो शब्द हैं इनको किस क्रम में लिखते हैं, इससे संबंधित 2 क्वेश्चन आए थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शब्दकोश में जो स्वर है वो कैसे लिखे जाते हैं। सबसे पहले अंग, फिर आह, फिर अह। ये आ चंद्र बिंदु वाला है, फिर अह, अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। इस क्रम में ये सभी स्वर लिखे जाते हैं। इसके बाद देखते हैं कि व्यंजन कैसे लिखे जाते हैं। व्यंजन के लिए पहले क, फिर श, फिर ख, ग, घ और ञ। च, छ, ज, ज्ञ, झ और ञ। ट, ठ, ड, ढ, और अण। ठीक है। इसके बाद लिखेंगे त, त्र, थ, द, ध और न। इसके बाद है प, फ, ब, भ और मैं। य, र, ल, व। श और श्र, श्र श्रमिक वाला। श, स और ह। वर्णमाला में ये सभी स्वर और व्यंजन इस क्रम में लिखे जाते हैं। इस क्रम से मतलब ये है कि अगर हम देखते हैं कि जो संयुक्त अक्षर ये क्ष है, ये ज्ञ है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। क के बाद में श होगा, ज के बाद में ज्ञ होगा, त के बाद में त्र और श के बाद में श्र होगा। क्योंकि जो क्ष है वो क और श से मिलकर बना है। क्या बना है? क और श से मिलकर बना है। तो ये क के बाद में ही इसे शब्दकोश में देखा जाएगा। तो क के बाद में श होगा और ज और य। ठीक है। ज्ञ बना है तो ज के बाद में ज्ञ को शब्दकोश में स्थान मिला है। इसके बाद में है त्र, त और र। त्र, तो त के बाद में त्र को शब्दकोश में लिखा जाता है। इसके बाद में है ये संयुक्त अक्षर श्र, श्र, श और र, श्र बनता है। तो श के बाद में श को स्थान दिया गया है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। शब्दकोश में ये स्वर और व्यंजन इसी तरह से लिखे हुए आपको मिलेंगे। ठीक है। आ, अंग, अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। ठीक है। ये अंग अनुस्वार वाला आ है। ये आ है जो चंद्र बिंदु वाला, जिसको हम अनुनासिक बोलते हैं। और ये अंग यानी कि विसर्ग है, जिसको विसर्ग कहा जाता है। अगर विसर्ग वाला कोई भी शब्द आप देखते हैं तो उसे इस तरह से देखा जाएगा।
जैसे हम लिखें प्रातः है तो इसमें जो तय है क्या, ये जो विसर्ग है इसे ये है, ये वाला इसके साथ में लिखा जाएगा। 5 के लिए ये अनुनासिक वर्ण है, इसे लिखा जाएगा। और ये है अनुस्वार वर्ण, जैसे मैं लिखूं कंठ, ठीक है, तो इसमें ये अनुस्वार वर्ण है, तो इसके बाद में ही इसे क और आ यहाँ ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। इसके आगे हम देखते हैं कि इनका क्रम निर्धारण कैसे किया जाएगा। जैसे मैं लिखूं कम, ठीक है, मैं लिखूं क्रम, मैं लिखूं श और शई। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि शब्दकोश के अनुसार इन जो वर्णों का क्रम निर्धारण कीजिए। तो इनका क्रम निर्धारण करने के लिए पहले हम इनका वर्ण विच्छेद कर लेंगे। वर्ण विच्छेद के लिए क, अ, म और अ, ठीक है, इस तरह से इसे वर्णों में बांट लेंगे। इसके बाद होगा क, र। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब मैंने ये क्रम लिखा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैंने जो ये क्रम लिखा है इसमें र है, ये पूरा है, मैं इसे आपको पीछे बता चुकी हूँ। क आधा है और उसके पैर में जो र है वो पूरा है, ठीक है। जब र को यहाँ लिखते हैं तो ये इस तरह से लिखा जाएगा, लेकिन ये पूरा र है। शिरोरेखा के नीचे जो भी र होता है वो पूरा होता है, शिरोरेखा के ऊपर जो र होता है एकमात्र सिर्फ वो आधा र होता है। तो ये र क्या है, पूरा है। ये क हमारे पास आधा है, र पूरा है, इसके अंदर ये स्वर निकाल दिया है हमने, ये म और ये अ, क्रम, ठीक है। इसके बाद में एक श है, श किससे बना है, क से बना है, श से बना है, श को आधा किया है, इसमें से स्वर रहित कर दिया है इसे हमने, और य और अ, ठीक है। इसके बाद में है शई, क, श, अ, य और बड़ी ई की मात्रा है, तो यहाँ हम इसे बड़ी ई की मात्रा लिखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि किस क्रम में आए हैं। अब देखिए, हमने व्यंजनों में सबसे पहले क लिखा है, ये हमारे पास दोनों में सब में क सबसे पहले आया हुआ है। इसके बाद में कौन सा वर्ण आएगा, क के बाद में अ और फिर म, ठीक है। इसके अंदर यहाँ र पहले आ चुका है, बल्कि वर्णमाला में र यहाँ आता है, तो इसमें सबसे पहले कौन सा आया हुआ है, ये क के बाद म आया हुआ है। तो यहाँ से सीधा ही पता चलता है हमें कि क के बाद में म आया है, तो ये कम पहले नंबर पे आएगा, ठीक है। इसके बाद में क, र, अ, म, अ, ठीक है। क के बाद में र आया है हमारे पास, ठीक है। और ये श यहाँ आता है, सबसे अंतिम में आता है, तो ये 2 नंबर पे, 1 नंबर पे ये आएगा, 2 नंबर पे ये आएगा। फिर इसके बाद में हम देखेंगे कि ये या ये। अब देखिए, इसमें ये दोनों समान हैं, ये दोनों समान हैं, ये दोनों समान हैं, ये दोनों समान हैं। अब इस मात्रा के आधार पर, जो ये मात्रा लगी है, इसके आधार पर निर्धारित किया जाएगा कि कौन सा वर्ण पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा। तो अ है, ये छोटी मात्रा है, ई की मात्रा बाद में आती है, तो ये आएगा 3 नंबर पर, ये आएगा 4 नंबर पर, ठीक है। तो शब्दकोश में वर्णों का जो निर्धारण है वो इस तरह से किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में आज हमारा ये जो टॉपिक है वर्ण विच्छेद का, ये पूर्ण हो चुका है। अभी हम एक छोटा सा रिवीजन इसका कर लेते हैं कि हमने पीछे शुरू से लेके इस पूरे टॉपिक में क्या क्या किया है। सबसे पहले हमने हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा को देखा था कि ये हिंदी क्या है, भाषा है। ये भाष धातु से बनी हुई है, हिंदी भाषा भाष धातु से बनी हुई है। भाष धातु संस्कृत का धातु है, ठीक है। भाष धातु संस्कृत का धातु है, ठीक है।
संस्कृत का धातु है, धातु को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्रिया का अर्थ होता है किसी काम को करना, ठीक है, किसी भी काम को करना, ये हमने कर लिया था। भाष का अर्थ होता है बोलना। क्या होता है? बोलना, कहना, अपने विचारों को व्यक्त करना। बोलना, कहना, अपने विचारों को व्यक्त करना, ठीक है। भाषा का क्या माध्यम होता है? भाषा क्या है? विचारों की अभिव्यक्ति है। भाषा विचारों की अभिव्यक्ति है और इसे बोलने के लिए दो लोग ज़रूरी होते हैं, ठीक है। भाषा विचारों की अभिव्यक्ति है और इसका माध्यम क्या होते हैं? दो लोग होते हैं, एक होता है वक्ता, एक होता है श्रोता। ये सब हमने कर लिया था। जो वक्ता है वो बोलने वाला होता है, श्रोता है जो वो सुनने वाला होता है। इसके बाद हमने किया था कि हिंदी भाषा के विकास के कितने चरण हैं? 6 चरण हैं, ठीक है। सबसे पहला जो था ध्वनि, दूसरा चरण हमने किया था भाषा ध्वनि, तीसरा चरण किया था वर्ण, ठीक है, और चौथा चरण क्या किया था? हमने शब्द किया था, अक्षर किया था। पांचवा हमने शब्द और छठा हमने वाक्य किया था, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? वर्ण होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य होती है, ठीक है, क्योंकि वाक्य है वह वर्ण प्लस शब्द, ठीक है। वर्ण से क्या बना? शब्द बना, और शब्द से क्या बना? वाक्य बना है। तो सबसे बड़ी इकाई कौन सी हो गई? वाक्य हो गई। भाषा की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? वाक्य है, ठीक है। यहाँ तक हमने कर लिया था। इसके बाद में हम देखते हैं कि स्वरों का हमने वर्गीकरण किया था कि स्वर कितनी तरह के होते हैं। स्वर 3 तरह के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ये हम कर चुके हैं। ह्रस्व स्वर में 4 स्वर आते हैं, दीर्घ में 7 आते हैं, प्लुत में भी 4 आते हैं, और संयुक्त स्वर हमने भी इसमें हमने चौथा संयुक्त स्वर भी किया था जिसमें 4 आते हैं। इसके बाद हमने किया कि संयुक्त स्वर होते हैं वो 4 होते हैं, ए, ऐ, ओ और औ, ठीक है। इसके बाद में हमने किया कि वर्ण होते हैं वो कितने तरह के होते हैं? वर्ण होते हैं 2 तरह के होते हैं, एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है, ठीक है। स्वर कितने होते हैं? स्वर 11 होते हैं, और व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन 33 होते हैं, ठीक है। इसके आगे हमने किया था अयोगवाह ध्वनियाँ। अयोगवाह ध्वनियाँ कौन सी होती है? अंग और जो अ होता है वो अयोगवाह ध्वनियाँ होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो ध्वनियाँ हैं इन्हें स्वर के बिना नहीं लिखा जा सकता। ये हमेशा स्वर के साथ में ही लिखी होती हैं, स्वर के बिना नहीं लिखी जाती हैं, ठीक है। इसके बाद में हमने किया था कि व्यंजनों का वर्गीकरण और स्वरों का वर्गीकरण हमने किया था। स्वरों का वर्गीकरण हमने कैसे किया था कि स्वर कितने तरह के होते हैं? स्वर कितनी तरह के होते हैं इसका वर्गीकरण हमने किया था कि ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ये हमने कर लिया था। फिर हमने व्यंजनों का वर्गीकरण किया था। व्यंजनों का वर्गीकरण हमने किया था अध्ययन की सरलता के आधार पर। अध्ययन की सरलता के आधार पर हमने 3 तरह के व्यंजन देखे थे, स्पर्शी एवं संघर्षी, ठीक है। इसके बाद में हमने ऊष्म वर्ण किया, इसके बाद में हमने अंतस्थ वर्ण किया था, ठीक है। इसके बाद हमने घोष वर्ण, घोष के आधार पर या कंपन के आधार पर 2 प्रकार के व्यंजन, घोष और अघोष किए। प्राणवायु के आधार पर हमने 2 प्रकार के व्यंजन किए, अल्प प्राण और महाप्राण। उच्चारण के आधार पर हमने 8 तरह के वर्गीकरण किए थे, व्यंजनों के 8 तरह के वर्गीकरण किए थे, जिसमें संघर्षी, स्पर्शी और स्पर्शी, नासिक्य, संघर्षहीन, संघर्षी, स्पर्शी और पार्श्विक, प्रकंपित और ताड़नजात, ठीक है। ये 8 वर्गीकरण हमने किया था। इसके बाद में हमने उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण किया था, जो कि मुख्य रूप से 5 तरह का होता है, कंठ, तालु, ओष्ठ, मूर्धा और दंत्य, ठीक है। इसके आधार पर वर्गीकरण किया था। इसके बाद में हमने देखा कि हमने शब्दकोश और साहित्य कोश के
आधार पर जो वर्ण हैं उनको किस प्रकार से देखा जाता है। ये हमारा एक टॉपिक है, एक जो चैप्टर है वर्ण विचार वो पूरा हो चुका है। ठीक है, अगली क्लास में हम संज्ञा शुरू करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। संभव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आने वाले सभी वीडियोस को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।